अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार बराह रास्त उस मुल्क की तरक्की और उस माशी जो एक हब होता है उससे रिलेटेड होता है। उसके साथ साथ दीगर जितने भी शोबा जात होते हैं वो बराह रास्त उस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरक्की के साथ साथ जब से ये दुनिया बनी है, क्रिमिनल एलिमेंट मुख्तलिफ किस्म के जराइम जो हैं वो भी इसके साथ सरदर्द होते रहते हैं। लेकिन उस माशी तरक्की के साथ वहाँ का जो निज़ाम अदल होता है, जो इंसाफ का निज़ाम होता है, वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो इंसाफ का इंसाफ का जो निज़ाम है वो अंतहाई अच्छे तरीके से चल रहा है। उसको लीड करने के लिए, उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोई बंदा किसी क्रिमिनल एलिमेंट में मुलव्वस होता है या कोई हीनियस क्राइम कर लिया है, उसको हीनियस क्राइम करने के साथ साथ उसको एज पर इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। आज का जो मेरा एजेंडा है या मेरा टॉपिक है वो है 376 पे ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 376 एक हमारे मुल्क पाकिस्तान के माशरे में हीनियस क्राइम कंसीडर किया जाता है। इसका जो ये क्या है, किस तरह से इसकी एफआईआर दर्ज होती है, कौन कौन से मराहिल होते हैं और इसमें हमारे इस माशरे में कानून हमें जो पहले से बन चुका है वो क्या कह रहा है, इस सारी डिबेट में मेरा साथ देने के लिए चिश्तिया से मेरा साथ देंगे बड़े ही अच्छे कानूनदान हैं, एक अंतहाई अच्छे प्रोफेशनल लॉयर भी हैं और सियासी वाबस्तगी भी रखते हैं। अपनी फील्ड में अपना इन्होंने लोया मनवाया हुआ है। ये सुल्तान कादर अल्ताफ साहब मेरे साथ होंगे। सर, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। सर, 376 पे इसका तर्जमा क्या है आपके कानून के मुताबिक, उसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत शुक्रिया शाहिद कुरैशी साहब। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे ये मौका दिया कि मैं ये अपने नाजरीन के लिए और आपके नाजरीन को कोई कानूनी रहनुमाई उनकी नज़र कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त राइज कवानीन है वो उसको स्पेशली जो आपने 376 ताज़ीरात पाकिस्तान की बात की है उसके हवाले से उनकी रहनुमाई कर सकूँ। बात यह है कि 376 ताज़ीरात पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का वो कानून है जिसको हम आम तौर पर जो है वो जना बिल जबर कहते हैं और पहले ये हदूद ऑर्डिनेंस में आता था। हदूद ऑर्डिनेंस में ये कानून जो था हदूद ऑर्डिनेंस के तहत ये ट्रीट किया जाता था। लेकिन जो पाकिस्तान में ताज़ीरात पाकिस्तान जब से आई है और इसकी अमेंडमेंट हो गई है तो फिर अब इसको 376 यानी कि जना बिल जबर के हवाले से डील किया जाता है। अब 376 ये बुनियादी तौर पर ये एक सेशन ट्रायल होता है। सेशन ट्रायल का मतलब यह है कि ये जो जिस भी तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में जो ये जुर्म अगर कमिट होता है तो उसका जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट करती है, मतलब एडिशनल सेशन जज तहसील में करता है। ये सेक्शन 30 का जो मजिस्ट्रेट है वो इसकी हेयरिंग नहीं करता, उसकी सेशन ट्रायल होता है। मजिस्ट्रेरियल कोर्ट उसको समाप्त नहीं करती, सेशन कोर्ट उसकी समाप्त करती है। अब जहाँ तक 376 की जो मिस यूज या इसको प्रॉपर यूज करे या इसका मुकदमा कैसे दर्ज, जो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि 376 में आमतौर पर विक्टिम जो मुतासरा फरीक होती है वो औरत होती है। औरत होती है, औरत किसी भी एज में, चाहे वो अंडर एज है, चाहे वो अडल्ट एज में है, चाहे वो शादीशुदा है, तो ये 3-4 कैटेगरी है जो इस 376 जुर्म में जो फॉल करती हैं। अगर अंडर एज है तो उसका ट्रायल का तरीकाकार होगा वो भी सेशन ट्रायल। अगर वो अडल्ट एज में है तो फिर उसका भी तरीकाकार ट्रायल का सेशन ट्रायल ही होगा। और फिर उसके बाद अगर वो शादीशुदा औरत है, अगर उसके साथ जो मामला होता है वो भी उसको भी सेशन ट्रायल के अंदर ही डील किया जाएगा। और बुनियादी तौर पर इसमें जो विक्टिम है वो अपना जो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, जब उसके साथ कोई जना बिल जबर कमिट होगा तो फिर वो इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देगी कि ये मेरे साथ ये ज्यादती होगी, या मुतलका एसएचओ के पास जाएगी जिस जो एरिया में उसके साथ कमिट, मुतलका एसएचओ के पास, वो फिर अपना मेडिकल करवाएगी। उस मेडिकल में फिर उसकी जो स्वैब जो है ना वो लिए जाएंगे। उस स्वैब लेने के बाद फिर उसको फॉरवर्ड किया जाएगा डीएनए रिपोर्ट के लिए। फाइनल रिपोर्ट, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आएगी देन जो है ना जो है उसकी जो फेट है वो डिसाइड होगी। अब पहले उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
जब उसको किसी को भी अलेज करती है, किसी को भी इल्ज़ाम लगाती है, जिसके ऊपर वो मुबैना इल्ज़ाम लगाए, तो कॉग्निजेंस 154 ज़ाब्ता फौजदारी किताब उसका पर्चा जो है ना वो मुतलका SHO दर्ज करने का पाबंद है। तो मजिस्ट्रेट के ज़रिए वो अपना मेडिकल या डायरेक्ट जाकर वो फ्रंट डेस्क में जाकर अपना मेडिकल करवा के अपना जो है ना वो मेडिकल जारी करवा सकती है। अच्छा सर, माशरे में जराइम की शरह नमू को देखते हुए जिस तरह आपने कहा, ये सारी आपने उसकी डेफिनेशन बताई, उसका FIR का तरीकाकार बताया, कुछ ऐसे हो जाते हैं गैंग रेप का नाम लेकर हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में किसी बंदे से अगर उन्होंने किसी शय का बदला लेना है, पुराने उससे कोई अपनी टसर निकालनी है या कोई पुराना उससे कोई हिसाब किताब चुकता करना है, क्योंकि हमारे माशरे में नेगेटिविटी ज़्यादा है। हम बंदे को जो है जेर करने के लिए हम वो हर बार हमारे मुल्क पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है जिससे बंदा जो है हार मान जाए। तो गैंग रेप हो जाता है उसमें, चूंकि आपने कहा कि इसका सारा डिपेंड करता है DNA पे, तो एक बंदा बेचारा बेगुनाह है, उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे इस सारे केस को टैकल करे, कैसे इसको हैंडल करे? शाहिद भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान में इस वक्त जो इस वक्त 376 का जो यूज़ है उसमें मिस यूज़ प्रोसिक्यूशन साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपने दुरुस्त कहा। अब जो पाकिस्तान की जो कोर्ट्स है वो भी प्रोसिक्यूशन माइंड है 376 के नुक्ता नज़र से कि जो विक्टिम का बयान है वो सफिशिएंट होता है किसी मुल्ज़म को करार वाकई सजा दिलाने के लिए, विक्टिम मुतासरा औरत का बयान। अब उसमें जो उसको एडिशनल एविडेंस जो उसमें corroborate की जाती है वो उसका DNA होता है। DNA इसलिए लिया जाता है कि DNA बाज़ औक़ात जो है DNA की रिपोर्ट लेट हो जाए या वकूए के दरमियान और DNA के स्वैब के दरमियान अगर 72 आवर्स 72 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो फिर वो DNA आमतौर पर नेगेटिव आता है, तो वो बंदा जो है ना क्विट हो जाता है, बरी हो जाता है। अब 72 आवर्स अगर गुजर गए हैं जी जी उसके DNA के स्वैब्स नहीं लिए गए, उसके बाद अगर वो नेक्स्ट आवर्स में जा रही है यानी उसका DNA नेगेटिव आएगा, उसके चांसेस है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा। उस मेडिकल लैंग्वेज जो मोडी मेडिकल लैंग्वेज है, जो लीगल लैंग्वेज है, उसके मुताबिक 72 आवर के बाद जो वो स्वैब है वो नील हो जाते हैं। अच्छा, 70 अगर उस जुर्म और मेडिकल के दरमियान DNA की जो स्वैब लेने के दरमियान 72 घंटे का फर्क है। जहाँ तक आपने मिस यूज़ करने की बात है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि पाकिस्तान में हर कानून को मिस यूज़, चाहे वो सेक्टेरियन इशू मजहबी जराइम क्यों ना हो, उसमें भी मिस यूज़ ऑफ जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जो लोग काउंटर ब्लास्ट, मतलब ये कि अगर किसी ने किसी के साथ दुश्मनी निभाने के लिए उसको अल्टीरियर मोटिव के तहत अगर किसी के साथ 376 अलेज कर दिया, कोई औरत भुगता देती होते, तो फिर उसका मतलब ये है कि अगर तो वो वकूआ हुआ है, असल चीज़ है वकूआ, कि अगर वकूआ नहीं हुआ और किसी ने वैसी औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया तो आप सेशन कोर्ट में 265 की दरखास्त देकर आप फौरन बरी हो सकते हैं। नंबर 2, अगर दौरान इन्वेस्टिगेशन आप वो फॉल्स इम्प्लीकेशन, झूठी नामजदगी की जो बात है 376 की झूठी नामजदगी की बात जो है वो आप दौराने एविडेंस वो अगर आप चीज़ तफ्तीश में ले आए कि हमारा इनके वालिदैन के साथ, इनके अजीज़ व अकारिब के खिलाफ, अजीज़ रिश्तेदारों के खिलाफ फलां मुकदमेबाजी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, फलां इनके साथ हमारी दुश्मनी है, फलां हमारे कत्ल की दुश्मनी है, फलां हमारे ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, उसका अगर कोई प्रॉपर एविडेंस दे जाए बशर्ते कि वकूआ ना हुआ। अगर वकूआ नहीं हुआ तो 376 इस तरह मिसयूज नहीं हो सकती। मतलब यह है कि मसला यह है कि औरतें बंदों को ट्रैप कर लेती हैं या बंदा खुद ट्रैप हो जाता है। एज ए ह्यूमन नेचर जब देखा जाता है कि बंदा जो है ना इस चीज के हाथों खुद ट्रैप हो जाता है। जब ट्रैप होने के साथ सेक्सुअल जो कमिट हो जाता है, सेक्स कमिट हो जाता है, तो फिर तो उसकी बचत का कोई, चाहे आपकी पहले की दुश्मनी मौजूद भी हो, पहले का आपकी मुकदमेबाजी भी मौजूद है, लेकिन अगर सेक्सुअल कमिट हुआ है, अगर वो प्रॉपर इंटरकोर्स हो गया और प्रॉपर 72 आवर्स के अंदर वो जो है ना उन्होंने वो जो मेडिकल उसने दे दिया है, तो चाहे दुश्मनी हो भी तो डीएनए में जब उसका पॉजिटिव आ जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आ जाएगी, तो वो बंदा गुनाहगारी ही होगा, चाहे वो हदूद ऑर्डिनेंस के नुक्ता नजर से देखे, क्योंकि कुरान पाक में जना के ऊपर हद कायम की हुई है, हद कायम, इसलिए इसको हदूद ऑर्डिनेंस पहले कहा जाता है और 376 ताज़ीरात पाकिस्तान इसको बाद में कहा जाता है। अच्छा सर, कोई मुलज़िम जो है इसमें गुनाहगार साबित हो जाता है एज पर लॉ,
क्या दौराने ट्रायल, चूँकि पुलिस ने अपना पूरा वर्क जो है वो जितना प्रोसिक्यूशन का उसने काम है वो पूरा करके वो कोर्ट के पास ले आती है। कोर्ट का काम होता है उसको सजा जजा का इख्तियार कोर्ट के पास। जिस तरह मुख्तलिफ मुकदमात हैं, चूँकि 302 302 भी एक बड़ा हीनियस क्राइम है, संगीन जुर्म है, उसमें दौरान ट्रायल जो है बंदे की बेल हो जाती है। कानून क्या कहता है कि 376 यानी 376 में क्या किसी स्टेज पर बंदा गुनहगार होने के बावजूद इसकी बेल एज पर ट्रायल मिल सकती है या नहीं? इसमें गुजारा यह है कि बेल जो है वो किसी भी जुर्म की हो जाती है। वो जुर्म जिसकी सजा जो है वो 10 साल से कम हो, इसको हम कानून की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लॉज जो होती हैं। 10 साल से कम जितनी भी जुर्म जराइम है वो अगर उनकी सजा है तो उसकी जो है फर्दर इंक्वायरी बेस्ड के ऊपर उसकी आफ्टर अरेस्ट बेल ग्रांट हो जाती है। 10 साल से ज्यादा भी अगर किसी की सजा है लेकिन मैटर फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है तो उसकी बेल इस 376 में भी आफ्टर अरेस्ट बेल डजंट मैटर। बेल केस की फेट को डिसाइड नहीं करती। बेल एक अलहदा मतलब रेमेडी है और उसकी सजा और जजा फाइनल डिसीजन बरियत होना या उसमें उसका सजा होना ये एक डिफरेंट चीज है। 376 में भी बेल जो है वो अगर मैटर फर्दर इंक्वायरी में कोई भी आप फॉल्स इम्प्लीकेशंस का मोटिव दे दें कि ये वजह है जिसकी वजह से हमें जो है ना गलत झूठा नामजद किया गया है या इसमें ये चीज़ें जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन में हमारी आ चुकी हैं, इसलिए हम राइट ऑफ बेल जो है ना ये हमारा हक है, वो बेल हो सकती है 400 साल। अच्छा सर, मौजूदा हमारे जो मुल्क पाकिस्तान में पोजीशन आपने देखी, जिस तरह पुलिस को जितनी टेक्नोलॉजी से हम आगे किया जा रहा है उसमें टेक्नोलॉजी इस कदर आईटी का किरदार हो चुका है कि किसी भी जुर्म को जो है उसकी सर पर पहुंचने के लिए आईटी जो है बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। मैं समझता हूं कि अगर बंदे का या एक पुलिस मुलाजिम का 30% एक सोर्स काम कर रहा है तो उस सोर्स में जो 70% है वो आईटी वर्क कर रही होती है। अच्छा, एक बंदा बेचारा वो जब उस पर 376 लग गई है, उसने जनाब इंटरम बेल करवा ली है, आईओ ने सारा आईटी के प्रोसेस उसके सीडीआर चेक किया है, उसकी मौजूदगी चेक की है, वो बेचारा सिरे से मौजूद नहीं, उसके बावजूद हमारे इस मुल्क में उस बंदे को इस कदर रगड़ा दिया जाता है, इस कदर उसको पैदा करवाया जाता है पंजाबी में जिसको कहते हैं, कि वो बेचारा गुनाहगार होने के बावजूद भी बेगुनाह होने के बावजूद इतना ज्यादा जलीलो ख्वार होता है कि वो बेचारा दोबारा कभी इस थाने की तरफ मुंह नहीं करता। तो क्या हमारी जो फोरेंसिक लैब हैं उनका प्रोसेस वीक, वो भी इसके लिए दर्द-ए-सर, और उसके पास पुलिस वो भी दर्द-ए-सर, चूंकि आपके पास तो बंदा उस वक्त आएगा जब कोर्ट के अंदर ट्रायल उसका लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो बेचारे इस कदर बेचारे मुलव्वस ही नहीं होते हैं, उसके बावजूद उन बेचारों को इतना परेशान किया जाए? क्या उन लोगों को मैसेज कन्वे करेंगे एज ए लायर? सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया फोरेंसिक रिपोर्ट का, फोरेंसिक रिपोर्ट जो पाकिस्तान में इस वक्त फोरेंसिक लैब है वो पूरे पाकिस्तान में पंजाब में बेस करती है, ये आपको पता होना चाहिए। फोरेंसिक लैब पूरे पाकिस्तान में एक ही है, वो जो पंजाब बेस्ड है, और पंजाब के जितने भी डीएनए या ये जो जितने भी एविडेंस के केसेस हैं, जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट, फिंगर एक्सपर्ट, जो चीज़ें जो PSFA बेस्ड होती हैं सर, वो चीज़ें सिर्फ पंजाब को फ्री हैं। पंजाब के किसी भी मतलब एरिया में कोई जुर्म कमिट होता है तो उसका डीएनए या उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो पंजाब से फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे पंजाब में एक ही लैब है। और दूसरी बात यह है कि दीगर सूबों में अगर कोई जराइम इस किस्म का कमिट है उसको फोरेंसिक रिपोर्ट चाहिए होती है तो उन्होंने उसकी अदायगी भी करनी होती है, वो पंजाब में आकर वो रिपोर्ट करवाते हैं और वो रिपोर्ट करवाने के बाद देन उस केस की जो दूसरे सूबों में फोरेंसिक लैब की सहूलत नहीं है, दूसरे सूबों में नहीं है। अब जो आपने बात की है जो स्पीडी ट्रायल की, स्पीडी बात यह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट, ये बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए कानून का तालिब इल्म, मेरी ये आला मुक्तदर जो हल्के हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि PSFA जदीद टेक्नोलॉजी की आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लें, आप प्ली ऑफ अली भाई तो उसमें साबित कर सकते हैं। प्ली ऑफ अली भाई का मतलब यह है कि जुर्म जहां पे कमिट हुआ वहां पे आपने जब जियो फेंसिंग की कि बंदा वहां पे मौजूद नहीं है तो प्ली ऑफ अली भाई होगी कि बंदा जो जुर्म की जो जगह है जहां पे जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहां पे मौजूद ही नहीं, वो आपने या मौजूद है या मौजूद नहीं है। अच्छा, ये तो प्ली ऑफ अली भाई तो ले सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर फोरेंसिक लैब जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। ये मेरी अरबाब इक़्तिदार से इस
चैनल के जरिए ये गुजारिश है कि ना सिर्फ तमाम सूबों में, अगर तमाम सूबों के भी अपनी एक फ्रांसिक लैब बन जाए तो हमारा जो पंजाब का जो फ्रांसिक लैब है वो इसमें बड़ी मतलब या दूसरे सूबों का बर्डन कम हो जाए, तो एक सूबे का भी रहे तो फिर जो है ना ये बड़ा स्पीडी इसमें हम रिजल्ट आ सकते हैं। विद इन मंथ 30 डेज ये जो रिजल्ट आ सकते हैं और फिर ताकि जो बंदा इसमें मुलाजिम जाए कि अगर हम दीगर कंपेरेटिव जो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जहाँ पे बड़ी स्पीडी ट्रायल होते हैं, स्पीडी इंसाफ होता है, वहाँ पे ये हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और हर डिस्ट्रिक्ट डीपीओ ऑफिस में ये मौजूद होती है कि वहाँ पे पूरी उसकी टीम होती है, इसलिए वहाँ पे क्विक रिस्पांस मिलता है, क्विक जो है ना हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन फाइनल हो जाती है, जब उसका डीएनए जल्दी फाइनल हो जाता है। अब सर एक चीज़ मैं सिर्फ आपके गुफ्तगू को, आपकी बात को ऐड करने के लिए कि बुनियादी तौर पर 376 का जुर्म जिसको जना बिल जबर या गैंग रेप या विदाउट कंसेंट जो है जना जो है ना जिसको हम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुसीबत यह है कि जना बिल जबर के एक्चुअल वारदात बहुत कम है, एक्चुअल वकूए बहुत कम है। या तो वो औरत की रजामंदी से जना हो रहा exactly. या फिर वो जिस तरह आपने कहा कि किसी को आपने ट्रैप किया, किसी आपने मुखालफ को ट्रैप किया किसी औरत के जरिए, तो फिर वो उस ट्रैप में अपने जो है पुरानी रंजिशें निकालने के लिए किसी औरत को वहां पे भेज दिया और उसके साथ चाहने या ना चाहने के बावजूद वो उसके साथ को कमिट हो गया उसके साथ। लेकिन बात यह है कि लेकिन वो कंसेंट इंटरकोर्स होता है। अब अगर तो जना बिल रजा का सेक्शन और है, अगर जना बिल जबर के लिए मेडिकल में दो बॉडी के दीगर पार्ट्स के ऊपर जो है वो मार्क्स ऑफ वायलेंस का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। जब जिस्म के औरत के और विक्टिम के किसी भी हिस्से के ऊपर मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है, यानी उसने उसको अपने आप को छुड़वाने के लिए उसमें मुज़ाहमत मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है, कहीं जख्म का निशान नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो कंसेंट इंटरकोर्स है। कंसेंट इंटरकोर्स में विक्टिम और जो मुल्ज़िम है दोनों चलान होंगे, दोनों चलान। ये मैंने 2-3 केसेस में ये दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, डीपीओ को, एसपी साहब को ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपकी फाइंडिंग इस केस के मतलब कंसेंट इंटरकोर्स किया है, कंसेंट जना बिल रजा की है, तो आप फिर जना बिल रजा क्यों चलाने चाहिए? अगर इन्वेस्टिगेशन टीम, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पुलिस का जना बिल रजा चलान करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान में 80% 376 का जुर्म खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है। नाज़रीन, आपने सुल्तान कादर अल्ताफ साहब की सारी बातें सुनी। सर आपका अगेन फिर शुक्रिया कि आपने इतनी माहिराना कानूनी राय, एक ऐसा सेक्शन जो कुछ लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, आप एक कानून के तालिब इल्म, एक कानूनदान, एक अच्छे प्रोफेशनल लॉयर होने के बावजूद आपने हमें इतनी रहनुमाई लोगों की। नाज़रीन, सुल्तान कादर अल्ताफ साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी। सर आपका शुक्रिया कि आपने खुशी में टाइम दिया। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट कानून के बाबत और जितने भी जराइम हैं उनके बाबत फर्दन एक से सुल्तान कादर साहब हो गए या इसके साथ हमारे जो और लायर दोस्त हैं वो हो गए जो कानून के बारे में अच्छी खासी महारत रखते हैं और अच्छे लायर हैं, उनसे आपको जो है बिल्कुल इस बारे में आपको गाइडलाइन देते रहें। ये था आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तक अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।